नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस। और आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है लेमार्क और ट्रेविरियनस ने, ऑप्शन सी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी है वॉन मॉल ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लेमार्क और ट्रेविरियनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है ऑस्टवाल्ड टिप्पो, ऑप्शन सी है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। उन्होंने अपनी बुक ऑन द कॉजेस ऑफ प्लांट्स में कई प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन तथा उनके बिहेवियर का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है पुरकिंजे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु या एरिस्टोटल ने जीव विज्ञान या बायोलॉजी पर बहुत सी बुकें लिखी थी। उनमें से उनकी सबसे फेमस बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक जंतुओं के शारीरिक संरचना, विशेषताओं, रिप्रोडक्शन आदि के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है डार्विन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है लेमार्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत दिया था। इसे उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की संरचना तथा व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ऑप्शन बी है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ऑप्शन सी है द लाइफ ऑन अर्थ, ऑप्शन डी है द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है लेमार्क ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है ह्यूगो डी व्रीज ने, ऑप्शन डी है पाश्चर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष अंतरजातीय भी हो सकता है और अंतराजातीय भी हो सकता है तथा पर्यावरणिक संघर्ष भी हो सकता है। इस संघर्ष में योग्यतम जीव ही जीवित रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन बी है पशुओं का जीवन, ऑप्शन सी है पौधों का जीवन, ऑप्शन डी है पृथ्वी पर मानव जीवन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एक्सोबायोलॉजी में हम बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी है वायरोलॉजी, ऑप्शन सी है टेक्सोनॉमी, ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है माता पिता की पहचान, ऑप्शन बी है बलात्कारी,
ऑप्शन सी है चोर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त तीनों केसों में ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का समूह उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मछलियों के लिए, ऑप्शन बी है छिपकलियों के लिए, ऑप्शन सी है पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी है उभयचरों के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। डार्विन फिंचेस शब्द का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूगो डी व्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है जाति उद्भव का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विनिमय का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का, ऑप्शन डी है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण ही जीवों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लुई पास्चर को, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन को, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े में कोशिकाओं को देखा था तथा ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के जल में देखा था। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है कोशिका का, ऑप्शन बी है ऊतकों का, ऑप्शन सी है कवकों का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी का भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है तथा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है तथा कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन बी है लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन सी है लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन डी है लगभग 100 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता लगभग 30 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है बेंजीन, ऑप्शन डी है चमड़ा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उपयुक्त चारों ऑप्शनों में से पारा या मरकरी ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है तथा इसका प्रयोग थर्मोमीटर बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए है 29 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 49 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट, र्यूमर पैमाने पर 29.6 र्यूमर तथा केल्विन पर 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? ऑप्शन ए है सोने की, ऑप्शन बी है चांदी की, ऑप्शन सी है पारे की,
ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। थर्मस बोतल पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी ताप पर रह सके। यह परत अपनी विशेष बनावट के कारण चालन, संवहन और विकिरण क्रियाओं को संपन्न होने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पानी के बहने से, ऑप्शन बी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी है रसोई गैस से, ऑप्शन डी है ठोस को पिघलाने से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में संपीड़ित गैस फ्रीऑन का इस्तेमाल होता है तथा एयर कूलर भी कमरे को ठंडा रखने के लिए संपीड़ित गैस का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ऑप्शन ए है लोहा भारी होता है, ऑप्शन बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन सी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लोहा लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए सर्दियों में सुबह के टाइम लोहा ज्यादा ठंडा होता है लकड़ी की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। 25 सेंटीमीटर मनुष्य की स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ऑप्शन ए है इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी है कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जगमगाता है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का परिक्षेपण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन उस घटना को कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तो उस माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा उसे सभी संभव दिशाओं में फैला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मृगमरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मृगमरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें व्यक्ति को अस्तित्वहीन तालाब नजर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है नीला प्रकाश, ऑप्शन बी है हरा प्रकाश, ऑप्शन सी है लाल प्रकाश, ऑप्शन डी है पीला प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है तथा लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ऑप्शन बी है उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ऑप्शन सी है वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ऑप्शन डी है वे सूर्य से उत्पन्न होती है। उपयुक्त चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन डी गलत है। कॉस्मिक किरणें सूर्य से उत्पन्न नहीं होती हैं, यह ब्रह्मांड में स्थित अन्य पिंडों से निकलती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस से, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस से, ऑप्शन सी है ठीक नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष का कारण प्रतिबिंब का आंखों के रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बढ़ना होता है। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैंगनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है चांदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। जर्मेनियम धातु को अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता चालक पदार्थों और कुचालक पदार्थों के बीच होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम। ये सभी अर्धचालक के उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है आकाश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका एक सिरा सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा सदैव दक्षिण की ओर होता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी है विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए, ऑप्शन डी है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, ऑप्शन बी है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, ऑप्शन डी है दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ऑप्शन ए है ध्वनि पहले सुनाई देती है और दृश्य बाद में दिखाई देता है, ऑप्शन बी है दृश्य पहले दिखाई देते हैं और ध्वनि बाद में सुनाई देती है, ऑप्शन सी है दोनों साथ में दिखाई और सुनाई देते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ध्वनि पहले सुनाई देती है और दृश्य बाद में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, विल्हेम रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था। ऑप्शन ए है रेडियो का, ऑप्शन बी है एक्सरे मशीन का, ऑप्शन सी है विद्युत बल्ब का, ऑप्शन डी है विद्युत मोटर का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विल्हेम रॉन्टजेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था तथा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था और जैकोबी ने विद्युत मोटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था तथा इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। 1930 में इन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। ऑप्शन ए है नक्षत्र भौतिकी, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है रसायन शास्त्र, ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने मृत तारों का अध्ययन करते हुए यह बताया था कि सारे तारे
मृत होने के बाद ब्लैक होल में नहीं बदलते हैं। सिर्फ वही तारे ब्लैक होल में बदलते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होता है। इससे कम होने पर यह व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन बनता है तथा इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए है दाब की, ऑप्शन बी है आर्द्रता की, ऑप्शन सी है वर्षा की, ऑप्शन डी है तापमान की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर बराबर होता है। ऑप्शन ए है 1000 वाट की, ऑप्शन बी है 500 वाट के, ऑप्शन सी है 600 वाट के, ऑप्शन डी है 746 वाट के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है अर्ग, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 18 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 21.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पलायन वेग उस वेग को कहते हैं जिससे यदि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर दोबारा कभी वापस नहीं लौट सकती। अगला प्रश्न है वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। ऑप्शन ए है तूफान आने का, ऑप्शन बी है मौसम वर्षा युक्त होने का, ऑप्शन सी है साफ मौसम का, ऑप्शन डी है किसी का भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जब वायुदाब मापी का पाठ्यांक अचानक से गिरता है तो यह तूफान आने का संकेत होता है तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यह वर्षा होने का संकेत होता है और यदि पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है तो यह साफ मौसम होने का संकेत है। अगला प्रश्न है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी है केशिकत्व, ऑप्शन सी है परासरण, ऑप्शन डी है विसरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है व्यतिकरण, ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी है गंधक का अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मैथेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मैथेन ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है ड्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ड्यूट्रॉन एक परमाणुिक कण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है रेडॉन, ऑप्शन डी है नियोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गहरे समुद्र में गोताखोर किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है केवल ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गोताखोर गहरे समुद्र में हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6.5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जल का पीएच मान 7 होता है। जल उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। 7 से कम मान होने पर पदार्थ अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए है समस्थानिक, ऑप्शन बी है समभारिक, ऑप्शन सी है सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन डी है इनमें से किसी से भी नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। प्रोटॉन परमाणु का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए है नल का पानी, ऑप्शन बी है समुद्री जल, ऑप्शन सी है वर्षा का जल, ऑप्शन डी है आश्वित जल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। पानी का शुद्धतम रूप आश्वित जल होता है। प्राकृतिक रूप से वर्षा के जल को शुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है मैलिक एसिड, ऑप्शन सी है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन डी है टार्टरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है थॉमसन ने, ऑप्शन सी है बोर और बरी ने, ऑप्शन डी है चैडविक ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक या न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, ऑप्शन बी है सब्जियों को पकाने पर मुलायम हो जाना, ऑप्शन सी है सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ऑप्शन डी है नमक का पानी में घुलना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिसमें पदार्थ को उसकी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता, जबकि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ को पुनः उसकी पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। क्लोरीन और फ्लोरीन गैसीय अवस्था में रहते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती? ऑप्शन ए है हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी है रूबी सिल्वर, ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी है लूनर कास्टिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में 50% कॉपर होता है, 35% जिंक तथा 15% निकिल होता है। यह एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है टिन, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकिल से बनाया जाता है। यह एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रेशेदार कांच, ऑप्शन बी है गन मेटल,
ऑप्शन सी है शीशा, ऑप्शन डी है लेमिनेटेड कांच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यूरेनियम प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। अगला प्रश्न है स्टील में कितना कार्बन होता है। ऑप्शन ए है 0 से 1%, ऑप्शन बी है 7 से 10%, ऑप्शन सी है 10 से 15%, ऑप्शन डी है 0%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। स्टील में 0 से 1% कार्बन होता है। स्टील लोहे की मिश्र धातु है जिसमें 89.4% लोहा, 10% क्रोमियम, 0.35% मैग्नीज तथा 0.25% कार्बन होता है। अगला प्रश्न है लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 108, ऑप्शन बी है 92, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 150। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी पर 108 रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, इथेन, हेक्सेन, ऑप्शन बी है मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, ऑप्शन सी है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन डी है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एलपीजी में मुख्यतः इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित होने वाली गैस है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है एथेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बायोगैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है तथा इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। ऑप्शन ए है डेक्स्ट्रॉन, ऑप्शन बी है साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी है साइक्लोनाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आरडीएक्स को साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। अगला प्रश्न है धान के खेत से निकलने वाली गैस है। ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। अगला प्रश्न है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतया होता है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण होता है जिसमें 80 से 90% मात्रा मीथेन गैस की होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन ए ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ऑप्शन बी है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी है साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन या आरडीएक्स, ऑप्शन डी है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला विस्फोटक है। अगला प्रश्न है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन बी है मूंगफली का तेल, ऑप्शन सी है सरसों का तेल, ऑप्शन डी है सोयाबीन का तेल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उपयुक्त चारों में से सबसे कम वसा सूरजमुखी के तेल में पाई जाती है, इसलिए यह हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ऑप्शन ए लाइकोपिन की उपस्थिति, ऑप्शन बी है कैप्सिन की उपस्थिति, ऑप्शन सी है कैरोटीन की उपस्थिति, ऑप्शन डी है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है।
मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण कैफीन होता है। यह एक एल्कलॉइड होता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है कैंडिडा अल्बिकेंस, ऑप्शन बी है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, ऑप्शन सी है कैंडिडा सलूफी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन ए है गन्ने का, ऑप्शन बी है अदरक का, ऑप्शन सी है आलू का, ऑप्शन डी है शकरकंद का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है, बल्कि यह इसकी जड़ होती है जिसे खाया जाता है। बाकी अन्य तीनों विकल्पों में संग्रह अंग तना होता है। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन ए है भोजन के लिए, ऑप्शन बी है यांत्रिक अवलंब के लिए, ऑप्शन सी है छाया के लिए, ऑप्शन डी है जल के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एपीफाइट्स पौधे दूसरे पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है तने से, ऑप्शन बी है जड़ से, ऑप्शन सी है पत्तियों से, ऑप्शन डी है फूलों से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हल्दी को उसके तने से प्राप्त किया जाता है जो कि भूमिगत होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग से डीएनए प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन बी है लाइसोसोम से, ऑप्शन सी है रिक्तिका से, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए प्राप्त होता है। कोशिका का अधिकांश डीएनए न्यूक्लियस में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है साल्विनिया, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है मार्सिलिया, ऑप्शन डी है टेरिडियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि ठंडे पानी में उगता है। इसका प्रयोग धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटा आहारी पादप है? ऑप्शन ए है पैशन फ्लावर पादप, ऑप्शन बी है घटपर्णी, ऑप्शन सी है रात की रानी, ऑप्शन डी है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। घटपर्णी या पिचर प्लांट एक कीटा आहारी पादप है। यह पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहां खनिज की कमी हो तथा मिट्टी में अम्लीयता हो तथा वहां नाइट्रोजन की कमी हो। यह पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में नीले हरे शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है सरसों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नीले हरे शैवाल धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है भिंडी, ऑप्शन सी है मूली, ऑप्शन डी है शकरकंद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भिंडी एक फल है, जबकि आलू और मूली तने के प्रकार है, जबकि शकरकंद जड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है जड़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पुष्प या फूल जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला प्रश्न है, जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रेट, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है नाइट्राइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं तथा नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है तथा पौधे इसे मिट्टी से मुख्यतः नाइट्रेट लवण के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है बैंगनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल प्रकाश सबसे प्रभावशाली होता है क्योंकि क्लोरोफिल
लाल प्रकाश को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? ऑप्शन ए है जैव उर्वरक, ऑप्शन बी है प्रवाल मूल, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है कवक मूल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। कवक मूल कवकों और उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है बोरॉन, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है ताम्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सोडियम पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म तत्वों में शामिल नहीं है। पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म तत्वों में लोहा, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और मोलिब्डेनम शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सोडियम तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पौधा है? ऑप्शन ए है घटपर्णी, ऑप्शन बी है आकाशबीन, ऑप्शन सी है ब्लेडरवर्ट, ऑप्शन डी है सूरजमुखी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आकाशबीन या अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है। परजीवी पौधे उन पौधों को कहा जाता है जो कि भोजन और अवलंबन हेतु दूसरे जीवित पौधों पर आश्रित रहते हैं। अमरबेल में भोज्य पदार्थों के अवशोषण हेतु जड़ें पाई जाती हैं तथा यह पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल एक जटिल कार्बनिक धात्विक यौगिक है जिसमें मैग्नीशियम कार्बन से जुड़कर एक स्थायी संरचना का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए है ताड़ का तेल, ऑप्शन बी है नारियल का तेल, ऑप्शन सी है गेहूं का तेल, ऑप्शन डी है राई का तेल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन बी 6, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन बी 12 लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी को परिपक्वता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है रागी, ऑप्शन सी है मलाई उतारा हुआ दूध, ऑप्शन डी है अंडा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चावल पोषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं होता है। चावल में बहुत कम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग या गोइटर हो जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग में गर्दन के निचले भाग में स्थित थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है शर्करा, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वसा के प्रति ग्राम से सबसे ज्यादा कैलोरी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी उपस्थित होती है। प्रोटीन में 5.65 किलो कैलोरी तथा वसा में 9.45 किलो कैलोरी उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी,
ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी उपस्थित होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है तथा इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है सोचने के लिए, ऑप्शन बी है हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मस्तिष्क हमारे सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए, तीनों ही कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क पूरे शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणु है? ऑप्शन ए है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी है इकोलाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। राइजोबियम एक नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। राइजोबियम दलहन फसलों की जड़ों में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु है। ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी है प्रोटो अपघटनी, ऑप्शन सी है सहजीवी, ऑप्शन डी है पराश्रयी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फलीदार पादपों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु सहजीवी होते हैं। यह पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं तब बदले में नाइट्रोजन स्त्रीकरण करके देते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है लाइकेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। छत्रक या मशरूम का संबंध कवक से होता है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है जीवाणु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यीस्ट एक कवक होता है जिसका प्रयोग फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किनके सहजीवी सहचर्य है? ऑप्शन ए है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल और कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहचर्य है। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है लाइकेन से, ऑप्शन सी है विषाणु से, ऑप्शन डी है इनमें से किसी से भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर का प्रयोग अम्ल क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ऑप्शन ए है तितली, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है मशरूम, ऑप्शन डी है टीडा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। शैवाल स्वपोषित होता है। स्वपोषित उन जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे स्वपोषित जीव होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है कपास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चावल की खेती में एजोला और एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है पाइन, ऑप्शन बी है पाम, ऑप्शन सी है साइकस, ऑप्शन डी है देवदार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चिलगोजा पाइन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी है सिकोया, ऑप्शन सी है देवदार, ऑप्शन डी है साइकस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है? ऑप्शन ए साल्विनिया, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है मार्सिलिया, ऑप्शन डी है टेरिडियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एजोला एक जलीय फंड है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है लिलिएसी, ऑप्शन बी है साइकेडेसी, ऑप्शन सी है लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन डी है कवक।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दालें पादपों के लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीरोफाइट, ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी है हेलोफाइट, ऑप्शन डी है सक्यूलेट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नमक युक्त भूमि में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुद उद्भिद या जीरोफाइट्स किस दशा में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है उष्ण व शुष्क, ऑप्शन बी है शीत व आर्द्र, ऑप्शन सी है उष्ण व आर्द्र, ऑप्शन डी है शीत व शुष्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जीरोफाइट्स उष्ण व शुष्क दशा में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है ग्रीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मानक जंतु विज्ञान में नामकरण के लिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है एनेलिड्स, ऑप्शन सी है ऑर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन डी है मोलस्का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव उन जीवों को कहा जाता है जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन ए है त्वचा से, ऑप्शन बी है क्लोम से, ऑप्शन सी है फेफड़ों से, ऑप्शन डी है वातक यंत्र से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अधिकांश कीट वातक यंत्र से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है चार, ऑप्शन डी है आठ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मकड़ियों में चार जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है मोलस्का, ऑप्शन बी है निडेरिया, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी है मत्स्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। केकड़े आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा में उन जीवों को रखा जाता है जिनमें संयुक्त पाद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी है वर्णक के कारण, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन डी है वातरंत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वर्णक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन ए है खारे पानी का मगरमच्छ, ऑप्शन बी है ओलिव रिडले कछुए, ऑप्शन सी है गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन डी है घड़ियाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ओलिव रिडले कछुए उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोल्गी को, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी है राइबोसोम को, ऑप्शन डी है हरितलवक को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी है यकृत कोशिका, ऑप्शन सी है मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कोशिका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लाल रक्त कोशिका या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए है अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी है गोल्गी उपकरण, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए है थाइमिन, ऑप्शन बी है एडेनिन, ऑप्शन सी है ग्वानिन, ऑप्शन डी है साइटोसिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। थाइमिन डीएनए में तो उपस्थित रहता है लेकिन आरएनए में अनुपस्थित रहता है। आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल बेस होता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रतिकृति बनाना,
ऑप्शन डी है अनुवाद करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रकीय झिल्ली में, ऑप्शन बी है कोशिका कला में, ऑप्शन सी है लाइसोसोम में, ऑप्शन डी है गुणसूत्रों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तथा इनका कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। ऑप्शन ए है मॉर्गन ने, ऑप्शन बी है वॉटसन और क्रिक ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। डीएनए की द्विसूत्री संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल को वॉटसन और क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक मिसर, ऑप्शन बी है एल्ब्रेक्ट कोसेल, ऑप्शन सी है फोबस लेविन, ऑप्शन डी है वॉटसन और क्रिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ऑप्शन बी है सहसंयोजक बंध द्वारा, ऑप्शन सी है स्थिर विद्युत बल द्वारा, ऑप्शन डी है वांडर वाल्स बलों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है। ऑप्शन ए है केवल डीएनए, ऑप्शन बी है केवल आरएनए, ऑप्शन सी है न तो डीएनए और न ही आरएनए, ऑप्शन डी है डीएनए और आरएनए दोनों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। विषाणुओं में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। कुछ विषाणुओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है जबकि कुछ में आरएनए। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है। ऑप्शन ए है फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन बी है लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी है फॉस्फोलिपोप्रोटीन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ऑप्शन ए है वॉन माल ने, ऑप्शन बी है हक्सले ने, ऑप्शन सी है लैमार्क ने, ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है कोशिका कला, ऑप्शन डी है केंद्रक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है असूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी है विषाणुजनन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कोशिका में जब गुणसूत्रों के बिना कोशिका विभाजन होता है तो उसे असूत्री विभाजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेंडल को, ऑप्शन बी है लिनियस को, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन डी है ल्यूवेनहॉक को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, सागवानी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन ए है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी है जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी है मेरिस्टेम द्वारा, ऑप्शन डी है पेरेन्काइमा द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वेस्कुलर प्लांट या संवहनी पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल को जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए है आहार वहन के लिए, ऑप्शन बी है अमीनो अम्लों के वहन के लिए, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन के वहन के लिए, ऑप्शन डी है जल वहन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम एक संवहनी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ऑप्शन ए है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी है नर्व फाइबर, ऑप्शन सी है हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी है डर्मिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एपिडर्मिस मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है। ऑप्शन ए है उपास्थि,
या श्वेत तंतु, ऑप्शन बी है अंतराकाशी द्रव, ऑप्शन सी है टेंडेन, ऑप्शन डी है लिगामेंट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, टेंडेन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है। अगला क्वेश्चन है रक्त है, ऑप्शन ए है एक तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पहला है श्वेत रक्त कोशिका या डब्ल्यूबीसी, दूसरा है लाल रक्त कोशिका या आरबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी है 7.9, ऑप्शन सी है 6.7, ऑप्शन डी है 8.1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 90%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% भाग प्रोटीन तथा शेष 3% भाग में हार्मोन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 150 दिन, ऑप्शन सी है 180 दिन, ऑप्शन डी है 190 दिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका या आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है 3 प्रकार, ऑप्शन बी है 4 प्रकार, ऑप्शन सी है 5 प्रकार, ऑप्शन डी है 6 प्रकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी है पॉलोब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है लिगामेंट और टेंडेन है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है पेशी ऊतक, ऑप्शन सी है संयोजी तंतुमय ऊतक, ऑप्शन डी है कंकाल ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। लिगामेंट और टेंडेन दोनों संयोजी तंतुमय ऊतक होते हैं। लिगामेंट या स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जबकि टेंडेन मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से निर्मित होता है? ऑप्शन ए है कंकालीय ऊतक, ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है उपास्थि ऊतक, ऑप्शन डी है वसामय ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले ऊतक का नाम है। ऑप्शन ए है सल्की ऊतक, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी है पेशी ऊतक, ऑप्शन डी है तंत्रिका ऊतक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले ऊतकों को सल्की ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है लेमिनेरिया से, ऑप्शन बी है पॉलीसाइपोनिया से, ऑप्शन सी है कारा से, ऑप्शन डी है स्पाइरोगायरा से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है श्वेत ग्रंथियां, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी है वसामय ऊतक, ऑप्शन डी है रोम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। वसामय ऊतक का कार्य शरीर को गर्म रखना होता है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका का, ऑप्शन बी है ऊतकों का, ऑप्शन सी है मांसपेशियों का, ऑप्शन डी है अस्थि और उपास्थि का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग वीचैट ने किया था तथा हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान की शाखा की स्थापना मार्सेलो मेलपिकी ने की थी, जबकि हिस्टोलॉजी शब्द को मेयर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादप ऊतकों का एक प्रकार नहीं है।
ऑप्शन ए है सरल स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है उपकला ऊतक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उपकला ऊतक पादप ऊतकों का प्रकार नहीं है। उपकला ऊतक एक जंतु ऊतक का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, ऑप्शन बी है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, ऑप्शन सी है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ऑप्शन डी है जाइलम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक या एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं। इसका कार्य पौधे के तने, शाखा तथा जड़ों में वृद्धि करना होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक पादपों में भोजन, गोंद, टैनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं। ऑप्शन ए है मृदु ऊतक, ऑप्शन बी है स्थूलकोण ऊतक, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मृदु ऊतक या पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में भोजन, गोंद, टैनिन, रेजिन आदि को भंडारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है जल एवं खनिज संवाहक ऊतक जाइलम पादप के किस अंग में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है तने में, ऑप्शन सी है पत्ती में, ऑप्शन डी है इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। जाइलम ऊतक पौधे के सभी भागों में उपस्थित होता है तथा इसका कार्य जल तथा खनिज का संवहन करना होता है जो कि जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पादप ऊतक में चालिनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स एवं सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है जाइलम में, ऑप्शन बी है फ्लोएम में, ऑप्शन सी है विभाज्य ऊतक में, ऑप्शन डी है मृदु ऊतक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चालिनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती हैं। फ्लोएम का निर्माण करने वाले चार प्रमुख अवयव होते हैं। पहला है चालिनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स या सहकोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम मृदु ऊतक या फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का प्रकार है। ऑप्शन ए है उपकला ऊतक, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी है पेशी ऊतक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त तीनों ही जंतु ऊतकों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे ऊतक जिनमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है वह है। ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है लैक्टिफेरस, ऑप्शन डी है एपिथेलियल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ऐसे ऊतक जिसमें दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ संचित रहता है उन्हें लैक्टिफेरस ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है जल का अवशोषण, ऑप्शन बी है भोजन का अवशोषण, ऑप्शन सी है रक्षात्मक आवरण का निर्माण, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उपकला ऊतक का कार्य जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण तथा रक्षात्मक आवरण का निर्माण करना होता है। अगला क्वेश्चन है ऐसे ऊतक जो विभिन्न रस व हार्मोन के स्राव हेतु विशिष्ट स्तंभाकार संरचनाएं ग्रहण करते हैं वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ग्रंथिल उपकला ऊतक, ऑप्शन बी है सल्की उपकला ऊतक, ऑप्शन सी है पक्षमाभी उपकला ऊतक, ऑप्शन डी है संयोजी ऊतक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऐसे ऊतक जो विभिन्न रस व हार्मोन का स्राव करते हैं उन्हें ग्रंथिल उपकला ऊतक या ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। ये जंतुओं की विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं तथा इनका कार्य हार्मोन्स का स्राव करना होता है। यह दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय ग्रंथियां तथा बहुकोशिकीय ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर या मीजोडर्म से होता है कहलाता है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है उपकला ऊतक, ऑप्शन सी है पेशी ऊतक, ऑप्शन डी है तंत्रिका ऊतक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। संयोजी ऊतक का निर्माण भ्रूण की मीजोडर्म से होता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर व लसिका किस प्रकार के ऊतक है। ऑप्शन ए है तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है कंकाल ऊतक, ऑप्शन सी है वास्तविक संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी है सघन संयोजी ऊतक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रुधिर और लसिका दोनों तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 से 13 दिन, ऑप्शन बी है 20 से 25 दिन, ऑप्शन सी है 120 दिन, ऑप्शन डी है 130 दिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है तथा इनका कार्य प्रतिरक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत को, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा को, ऑप्शन सी है प्लीहा को, ऑप्शन डी है हृदय को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है कहलाती हैं? ऑप्शन ए है मुख्य जड़ें, ऑप्शन बी है आकस्मिक जड़ें, ऑप्शन सी है रिश्तेदार जड़ें, ऑप्शन डी है लट्ठा जड़ें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ऐसी जड़ें जो मूल के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से उत्पन्न होती है उन्हें आकस्मिक जड़ें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है जड़ का, ऑप्शन बी है कंद का, ऑप्शन सी है फल का, ऑप्शन डी है तने का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मूली जड़ का उदाहरण होता है। मूली में तर्करूप प्रकार की जड़ पाई जाती है। ये जड़ें खाद्य पदार्थों के संचय के कारण बीच में मोटी और आधार एवं शीर्ष पर पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन ए है प्याज, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है शकरकंद, ऑप्शन डी है आलू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं होता है, शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है शकरकंद, ऑप्शन सी है नारियल, ऑप्शन डी है आलू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आलू एक रूपांतरित तना होता है। आलू को स्टेम ट्यूबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है? ऑप्शन ए है भूमिगत तना, ऑप्शन बी है भूमिगत जड़, ऑप्शन सी है भूमि से ऊपर तना, ऑप्शन डी है भूमि से ऊपर की ओर जड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अदरक एक भूमिगत तना या राइजोम होता है जो मिट्टी की सतह के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है सूखे हुए प्रकंद से, ऑप्शन बी है सूखे हुए मूल से, ऑप्शन सी है सूखे हुए फल से, ऑप्शन डी है बीज से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हल्दी के सूखे हुए प्रकंद या राइजोम से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। यह एक रूपांतरित तने का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च का पौधा क्या है? ऑप्शन ए है झाड़ी, ऑप्शन बी है छोटा वृक्ष, ऑप्शन सी है बेल, ऑप्शन डी है पेड़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। काली मिर्च का पौधा बेल या लता होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है शर्करा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्याज में खाद्य पदार्थ सेलुलोज के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट या पिचर में रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए है स्तंभ, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन सी है अनुपर्ण, ऑप्शन डी है पर्णवृंत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। घटपर्णी का पत्ता घट या पिचर के रूप में रूपांतरित होता है तथा यह अपनी खनिज तथा नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन है? ऑप्शन ए है उनमें केवल अंडक होता है, ऑप्शन बी है उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, ऑप्शन सी है उनमें केवल पुंकेसर होता है, ऑप्शन डी है उनमें या तो पुंकेसर होता है या अंडक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उभयलिंगी फूल उन फूलों को कहा जाता है जिनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए है वोल्फिया, ऑप्शन बी है लेमना, ऑप्शन सी है एजोला, ऑप्शन डी है फाइकस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वोल्फिया सबसे छोटे फूलों वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन ए है रेफलेशिया, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है ग्लोरी लिली,
ऑप्शन डी है सूरजमुखी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रैपलेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है आभासी फल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है खाद्य तना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सेब एक आभासी फल होता है। आभासी फल उन फलों को कहा जाता है जो कि अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों से निर्मित होते हैं। सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है, इसलिए यह एक आभासी फल है। आभासी फलों के उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, अनानास, सहतूत और नाशपाती। अगला क्वेश्चन है पुष्पों के बीज किससे निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए है अंडाशय से, ऑप्शन बी है भ्रूण से, ऑप्शन सी है बीजांड से, ऑप्शन डी है युग्मनज से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है अबीजाणुता, ऑप्शन बी है अनिषेक फलन, ऑप्शन डी है अनिषेक जनन, ऑप्शन डी है परनिषेचन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण के बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है परनिषेचन, ऑप्शन बी है द्विविभाजन, ऑप्शन सी है विखंडन, ऑप्शन डी है मुकुलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, परनिषेचन अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन है युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ऑप्शन ए है अगुणित युग्मनज, ऑप्शन बी है द्विगुणित युग्मनज, ऑप्शन सी है गतिशील पुंयुग्मक, ऑप्शन डी है अचल पुंयुग्मक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, युग्मक संलयन के बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी है एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन सी है लाइकोपिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पपीते के पीले रंग का कारण है। ऑप्शन ए है पेपेन, ऑप्शन बी है लाइकोपिन, ऑप्शन सी है कैरिकोजेंथिन, ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पपीते का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है फूल से, ऑप्शन बी है पत्ती से, ऑप्शन सी है अधपके फल से, ऑप्शन डी है मूल से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अफीम पौधे के अधपके फलों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है क्वायर, ऑप्शन सी है सनई, ऑप्शन डी है सेमल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सनई रेशे को पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया था। ऑप्शन ए है कैस्कोग्राफ, ऑप्शन बी है कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी है पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी है टेलीग्राफ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कैस्कोग्राफ का निर्माण जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन ए है प्याज का बल्ब, ऑप्शन बी है अरबी का घनकंद, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, प्याज का बल्ब तने का रूपांतरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुष्पा जड़ों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है बादाम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है रबड़ का पेड़, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त तीनों पेड़ों में पुष्पा जड़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है मूल, ऑप्शन सी है स्टोमेटा, ऑप्शन डी है फ्लोएम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, स्टोमेटा पौधे में वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। स्टोमेटा जड़ों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा को पत्तियों से वाष्पोत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है प्याज का खाद्य भाग होता है। ऑप्शन ए है रूपांतरित जड़, ऑप्शन बी है वायवीय पुष्प, ऑप्शन सी है वायवीय तना, ऑप्शन डी है गूदेदार पत्ते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है,
प्याज का खाद्य भाग गूदेदार पत्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचयन का आधारभूत कारण क्या है? ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है विसरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल का संचयन होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे जल की अतिरिक्त मात्रा को उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल एक अनिषेक फल है? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है सहतूत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। केला अनिषेक फल का उदाहरण है। अनिषेक फल वे फल होते हैं जो बिना बीज के विकसित होते हैं और बिना निषेचन के ही विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन बी है राइबोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु उत्पन्न करने वाले पौधे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बीजाणु या स्पोर उत्पन्न करने वाले पौधे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इनमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, लेकिन इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? ऑप्शन ए है एम्ब्रियोफाइटा, ऑप्शन बी है ट्रैकियोफाइटा, ऑप्शन सी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। वे पौधे जिनमें नग्न बीज होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसे पौधे को जो बीज तो उत्पन्न करता है किंतु पुष्प नहीं, निम्न में से किस समूह में रखेंगे? ऑप्शन ए है अनावृतबीजी, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऐसे पौधे जो बीज तो उत्पन्न करते हैं लेकिन फूल उत्पन्न नहीं करते, उन्हें अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म में रखा जाता है, जैसे साइकस, पाइनस आदि। दूसरा क्वेश्चन है, लिवरवर्ट होता है? ऑप्शन ए है यकृत पर परजीवी जंतु, ऑप्शन बी है यकृत पर संक्रमण करने वाला जीवाणु, ऑप्शन सी है एक पौधा जिसके पुष्पों की आकृति यकृत जैसी होती है, ऑप्शन डी है एक स्थलीय पौधा जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। लिवरवर्ट एक स्थलीय पौधा होता है जिसे हम जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए है आरोही पादप, ऑप्शन बी है अधिपादप, ऑप्शन सी है शाखाएं, ऑप्शन डी है झाड़ियां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें अधिपादप या एपीफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आरोही मूल, ऑप्शन बी है कंदिल मूल, ऑप्शन सी है चूसक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आरोही मूल, कंदिल मूल और चूसक, ये तीनों ही अपस्थानिक जड़ के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी है पेलिनोलॉजी, ऑप्शन सी है एमोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी है फिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म है? ऑप्शन ए है पुमंग और जायांग, ऑप्शन बी है पुमंग और वर्तिका, ऑप्शन सी है वर्तिका और वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी है परागकण और परागकोश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पुमंग और जायांग ये पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावशाली है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हरा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे कम प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है? ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल से, ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है
वह जल के अणु के विघटन से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है ध्वनि ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है जई, ऑप्शन सी है सूरजमुखी, ऑप्शन डी है मटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मटर की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इंसुलिन एक पादप हार्मोन नहीं होता है, यह एक जंतु हार्मोन है जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और इंसुलिन ये तीनों ही जंतु हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है डर्मिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। साइटोकाइनिन के प्रयोग से पौधों को लंबा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है मक्खन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ग्लूकोज एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मूंगफली प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मूंगफली में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है। ऑप्शन ए है जेंथोफिल, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है राइबुलोज, ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन इसकी उपस्थिति शरीर में होना आवश्यक है। विटामिन की कमी से अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है कैल्सिफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तब विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है आमाशय में, ऑप्शन डी है वृक्क में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है जिंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनो कोबालमिन है। अगला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है। ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मछली के कॉड लिवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है वर्णांतता,
ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है रक्तहीनता, ऑप्शन डी है तपेदिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है लौह, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज की कमी से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है तांबा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। जस्ता या जिंक की कमी से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतया फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एथिलीन पादप हार्मोन फलों की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है हृदय में, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी है वृक्क में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी है सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन सी है लोह और कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम और फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अस्थियां तथा दांत का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए है 206, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 280, ऑप्शन डी है 300। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 34। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जिसका कार्य शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है बॉल और सॉकेट, ऑप्शन सी है ग्लाइडिंग, ऑप्शन सी है मैक्रो, ऑप्शन डी है सैडल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मैक्रो अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं होता है। बाकी तीनों बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग एंड सैडल, ये तीनों ही अस्थि संधि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है वक्षीय पिंजर में, ऑप्शन बी है सिर में, ऑप्शन सी है मेरुदंड में, ऑप्शन डी है श्रोणि मेखला में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स वक्षीय पिंजर में पाई जाती हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की पसलियां पाई जाती हैं। 1 से लेकर 7वें जोड़े की कुल 14 पसलियों को ट्रू रिब्स कहा जाता है, जबकि 8 से लेकर 10वें जोड़े की 6 पसलियों को फॉल्स रिब्स या छद्म पसलियां कहा जाता है, तथा 11वें और 12वें जोड़ी के कुल 4 पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स या तैरती पसलियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? ऑप्शन ए है अल्ना, ऑप्शन बी है ह्यूमरस, ऑप्शन सी है फीमर, ऑप्शन डी है टीबिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है तथा यह मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है टीबिया, ऑप्शन बी है ट्रेपेजियम, ऑप्शन सी है जांघ की हड्डी, ऑप्शन डी है स्टेपीज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तथा यह मनुष्य के कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 53।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मनुष्य का मेरुदंड 33 हड्डियों से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? ऑप्शन ए है कंडरा, ऑप्शन बी है अस्थि, ऑप्शन सी है स्नायु, ऑप्शन डी है उपास्थि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कंडरा या टेंडन पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेटाटार्सल्स, ऑप्शन बी है टार्सल्स, ऑप्शन सी है मेटाकार्पल्स, ऑप्शन डी है कार्पल्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कलाई की हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है वसा से प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से प्रोटीन, ऑप्शन डी है पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। व्यायाम करते समय पेशियों में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी है ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइट्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अस्थि कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन सी है पेरिकॉर्डियम, ऑप्शन डी है मैक्सिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उपास्थि कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ऑप्शन ए है हृदय गति से तीव्र, ऑप्शन बी है हृदय गति से मंद, ऑप्शन सी है हृदय से भिन्न दर पर, ऑप्शन डी है हृदय के समान दर पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन की दर हृदय स्पंदन की दर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है साइटोसिलिकोसिस, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी है एस्टेबेस्टोसिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को साइटोसिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है अंतर्ग्रहण, ऑप्शन डी है अवशोषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। श्वसन के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन या रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीडेशन होता है तथा एटीपी अणु मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है अंतः श्वसन, ऑप्शन बी है बाह्य श्वसन, ऑप्शन सी है ऑक्सी श्वसन, ऑप्शन डी है अनॉक्सी श्वसन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अंतः श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है रुधिर प्लाज्मा, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है रुधिर प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 17%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 23%, ऑप्शन डी है 0.03%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है रुधिर द्वारा, ऑप्शन बी है वायु कूपिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी है श्वास नली द्वारा, ऑप्शन डी है धमनियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान
वायु कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 23%, ऑप्शन सी है 17%, ऑप्शन डी है 4%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का 17% होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जिसमें से 17% को शरीर से बाहर किया जाता है, जबकि 4% का शरीर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ऑप्शन बी है प्लाज्मा में घुलकर, ऑप्शन सी है बाइकार्बोनेट्स के रूप में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी माध्यमों से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन उपयुक्त तीनों रूपों में होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर और बाइकार्बोनेट्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? ऑप्शन ए है एपिग्लॉटिस, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है श्वास नली, ऑप्शन डी है श्वसनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम एपिग्लॉटिस श्वसन मार्ग को बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मनुष्य का दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है हृदय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध फेफड़े से होता है। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? ऑप्शन ए है फ्लूरा झिल्ली, ऑप्शन बी है श्लेष्मा झिल्ली, ऑप्शन सी है ऑक्सी झिल्ली, ऑप्शन डी है क्रेब्स झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। फेफड़ों के ऊपर सुरक्षा के लिए फ्लूरा झिल्ली का आवरण बना होता है। अगला क्वेश्चन है किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है शर्करा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है 35 एटीपी, ऑप्शन बी है 38 एटीपी, ऑप्शन सी है 2 एटीपी, ऑप्शन डी है 11 एटीपी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।